हेलो स्टूडेंट्स, अपन उपसर संयोजक यौगिकों में समावयवता पढ़ रहे थे और समावयवता में मैंने आपको लास्ट में बंधन समावयवता या लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था और मैंने आपसे कहा था कि उसे उभय तंतुक लिगेंड दर्शाते हैं। अपन सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे? संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता में मैंने आपको आयनन समावयवता और बंधन समावयवता के बारे में बता दिया था। अब अपन संरचनात्मक समावयवता में थर्ड प्रकार की बात करते हैं और थर्ड प्रकार की जब बात करेंगे तो उसको अपन बोलते हैं हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट हाइड्रेट समावयवता। इंग्लिश में हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट समावयवता की अगर अपन बात करें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट समावयवता की अगर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो अपन कहते हैं हाइड्रेट समावयवती कौन से यौगिक दर्शाते हैं जिनमें जल के अणु समन्वय गोलक के अंदर लिगेंड के रूप में भी उपस्थित हों तथा समन्वय गोलक के बाहर हाइड्रेट के रूप में भी उपस्थित हों। जैसे मेरे पास है CrCl3.6 ऑफ H2। मेरे पास क्रोमियम का एक कंपाउंड है CrCl3.6 ऑफ H2। अपन अगर इस यौगिक में देखें तो क्रोमियम पे ऑक्सीकरण संख्या +3 है और अगर क्रोमियम पे ऑक्सीकरण संख्या +3 है तो क्रोमियम +3 की समन्वय संख्या 6 और समन्वय संख्या 6 तो पहले उसको कौन सेटिस्फाई करेगा? उसको सेटिस्फाई करेगा उदासीन लिगेंड। तो वाटर उदासीन लिगेंड है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं CrH2O6 Cl3, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। इसमें अगर अपन देखें तो 6 वाटर के मॉलिक्यूल समन्वय गोलक के अंदर और बाहर 3 क्लोरीन। अब अगर मैं इसको AgNO3 के माध्यम से अभिकृत करूंगा तो मुझे AgCl के 3 मोल सफेद अवक्षेप के रूप में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आयनिक गोलक में हमारे पास 3 क्लोरीन मौजूद है। लेकिन अभी तो इस में सभी 6 के 6 वाटर समन्वय गोलक में लिगेंड के रूप में उपस्थित हैं। अब अपन क्या करें? 5 वाटर और 1 क्लोरीन, ये तो समन्वय गोलक में अंदर, और 2 क्लोरीन और .H2O। एक वाटर जो है वो हमारे पास हाइड्रेट के रूप में बाहर उपस्थित हो गया। तो अणुसूत्र सेम है, अणुसूत्र सेम है। 1 क्रोमियम 6 वाटर 3 क्लोरीन, 1 क्रोमियम 5 और 1 6 वाटर और 3 क्लोरीन। लेकिन मैं इस वाले यौगिक को अब अगर AgNO3 के साथ अभिकृत करूंगा तो मुझे AgCl के 2 मोल अवक्षेप के रूप में प्राप्त होंगे, क्योंकि यहां पर आयनिक गोलक में मेरे पास अब 2 क्लोरीन है। और अगर मैं इस यौगिक को अगर सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत करूंगा तो H2SO4 एक अच्छा निर्जलीकारक है, और अगर अच्छा निर्जलीकारक है तो वो क्या करेगा? जो वाटर अपने को बाहर मौजूद है समन्वय गोलक के, उसके साथ वो हाइड्रेट बना लेगा। तो अपने को मिल जाएगा H2SO4.H2O। इसका मतलब यहां पर एक वाटर का मॉलिक्यूल वो हाइड्रेट के रूप में प्रेजेंट है। कैसे पता पड़ा? अगर मैं कंसंट्रेटेड या सांद्र H2SO4 डाल दूंगा तो वो H2O के साथ अपने को एक हाइड्रेट बना लेगा, दैट इज H2SO4.H2O। वापिस से अगर मेरे पास क्रोमियम है तो मेरे पास 4 वाटर समन्वय गोलक के अंदर, 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन को मैंने बाहर से और अंदर कर दिया, और बाहर 1 क्लोरीन और 2 वाटर।
तो ये हमारे पास हाइड्रेट आइसोमर हो गए 1 2 3। ये पहला वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, ये थर्ड वाला हो गया। हाइड्रेट आइसोमर का मतलब, हाइड्रेट समवायी का मतलब जिनमें जल के अणु समन्वय गोलक के अंदर लिगैंड के रूप में भी उपस्थित हों, जिनमें जल के अणु समन्वय गोलक के अंदर लिगैंड के रूप में भी उपस्थित हों और समन्वय गोलक के बाहर हाइड्रेट के रूप में भी उपस्थित हों। मतलब जब भी अपने को .H2 आ जाएगा, जब भी अपने पास .H2 आ जाएगा, इसका मतलब फिर वो हाइड्रेट आइसोमर हो गया। तो जल के अणु समन्वय गोलक के बाहर हाइड्रेट के रूप में भी उपस्थित हैं। तो बेसिकली अगर अपन देखें तो है तो ये आयनन समवायता का ही विशेष प्रकार, क्योंकि आयनन समवायता में क्या होता है, लिगेंडों का आदान प्रदान होता है किसमें, समन्वय गोलक और आयनिक गोलक में। ये तो आयनिक गोलक है और ये समन्वय गोलक है, तो एक क्लोरीन अंदर गई और एक वाटर बाहर आया, तो लिगेंडों का आदान प्रदान हो रहा है आयनिक गोलक और समन्वय गोलक के मध्य। लेकिन किसमें, जिसमें जल के अणु समन्वय गोलक के अंदर लिगेंड के रूप में हो और समन्वय गोलक के बाहर हाइड्रेट के रूप में उपस्थित हो। तो इस प्रकार की समवायता वे यौगिक दर्शाते हैं जिनमें जल के अणु समन्वय गोलक के अंदर लिगेंड के रूप में भी उपस्थित हो तथा समन्वय गोलक के बाहर हाइड्रेट के रूप में भी उपस्थित हो, जिसके कारण अणु सूत्र तो समान रहता है परंतु संरचनात्मक सूत्र बदल जाता है। अगर पहला वाला यौगिक है तो अगर अपन इसको AgNO3 के साथ अभिकृत करेंगे तो मुझे AgCl के 3 मोल सफेद अवक्षेप के रूप में मिलेंगे। सेकंड वाले को अगर मैं AgNO3 के साथ अभिकृत करूंगा तो मुझे AgCl के 2 मोल मिलेंगे, क्योंकि यहां पर 2 क्लोरीन है। और अगर मैं इसको सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत करूंगा तो मुझे H2SO4.H2O, एक निर्जलन वाटर का 1 मोल अपने को निर्जलन का या डिहाइड्रेशन का मिलेगा H2SO4 के साथ, क्योंकि H2SO4 एक प्रबल निर्जली कारक है। और अगर मेरे पास वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के अगर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर अगर मैं सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत करूंगा तो मेरे को H2SO4.2 ऑफ H2O, मेरे को 2 वाटर के मोल्स निर्जलीकरण के रूप में प्राप्त होंगे अगर मैं H2SO4 को आखिरी वाले कॉम्प्लेक्स के साथ ट्रीट करता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर अपने पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो अगर अपन बात करें तो ये तीनों हाइड्रेट आइसोमर हो गए। पहले पर चार्ज कितना, +3, क्योंकि बाहर कितनी क्लोरीन है, 3, तो बाहर अगर 3 क्लोरीन तो इस पर चार्ज +3, अगर बाहर 2 क्लोरीन तो इस पर चार्ज +2, और यहां पर अगर 1 क्लोरीन तो इस पर चार्ज +1। लेकिन मैं क्या इस यौगिक को CrH2O3 Cl3 और .3H2O ऐसा कोई आइसोमर मानूंगा क्या? नहीं मानूंगा। यह हाइड्रेट समवायी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें समन्वय गोलक पे हमारे पास समन्वय गोलक पर आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये तो एक अलग से उपसर संयोजक यौगिक हो गया, ये तो अलग यौगिक हो गया। तो अगर अपन बात करें तो हमारे पर ये वाला पार्ट तो धनायन और ये वाला पार्ट ऋणायन, ये वाला पार्ट धनायन, ये वाला पार्ट ऋणायन, ये वाला पार्ट धनायन और ये वाला पार्ट ऋणायन। लेकिन यहां पर ये तो अलग ही यौगिक हो गया। CrH2O3 Cl3, इस पर आवेश कितना हो गया, 0। तो जिस पर आवेश 0 हो गया उसको फिर अपन हाइड्रेट समवायी नहीं मानेंगे। तो हमारे पास CrH2O CrCl3.6 ऑफ H2O, इसके हमारे पास 3 हाइड्रेट समवायी होंगे। CrH2O6 Cl3, इसका IUPAC नेम हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। इसका होगा पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम, पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड मोनोहाइड्रेट, पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड मोनोहाइड्रेट। इसका होगा टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड डाईहाइड्रेट। तो ये इसके IUPAC नेम हो जाएंगे। लेकिन इसको अपन
हाइड्रेट समावयी नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें समन्वय गोलक पर चार्ज कितना आ गया, 0। तो हाइड्रेट समावयी कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल बात है। जल के अणु जनाब समन्वय गोलक के अंदर लिगेंड के रूप में उपस्थित हो तथा समन्वय गोलक के बाहर हाइड्रेट के रूप में उपस्थित हो, तो फिर उनको अपन हाइड्रेट समावयी कहते हैं। ये हमारे पास हाइड्रेट समावयवता हो गई। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया संरचनात्मक समावयवता में? आयनन समावयवता, बंधन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता। अब पॉइंट नंबर 4 है उपसहसंयोजक समावयवता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। हमारे पास है पॉइंट नंबर 4 संरचनात्मक समावयवता में, पॉइंट नंबर 4 उपसहसंयोजक समावयवता। उपसहसंयोजक समावयवता इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म या उपसहसंयोजक समावयवता। इस प्रकार की समावयवता कौन दर्शाता है स्टूडेंट्स? जिनमें धनायन तथा ऋणायन दोनों ही समन्वय गोलक में उपस्थित हो। धनायन भी समन्वय गोलक में हो और ऋणायन भी समन्वय गोलक में हो। मतलब जब भी दो स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए तो समझ जाए उपसहसंयोजक समावयवता या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। पहला वाला समन्वय गोलक हमेशा धनायन होगा और बाद वाला समन्वय गोलक हमेशा ऋणायन होगा। तो इस प्रकार की समावयवता कौन दर्शाता है? जिनमें धनायन तथा ऋणायन दोनों ही समन्वय गोलक के रूप में उपस्थित हो। इस प्रकार की समावयवता में धनायन तथा ऋणायन के मध्य, इस प्रकार की समावयवता में धनायन तथा ऋणायन के मध्य लिगेंडों का आदान प्रदान होता है, जिसके कारण अणु सूत्र समान रहता है परंतु संरचनात्मक सूत्र बदल जाता है। इस प्रकार की समावयवता को उपसहसंयोजक समावयवता कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है, इस प्रकार की समावयवता को कौन शो करेगा? जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों ही समन्वय गोलक के रूप में उपस्थित हो। मेरे पास है CO NH3 मेरे पास है Cr CN6, ये मेरे पास एक यौगिक है पूरा। अब इस एक यौगिक में कौन धनायन है कौन ऋणायन है बताने की जरूरत नहीं है। जिसको अपन पहले लिखते हैं वो धनायन है, मतलब पहला वाला समन्वय गोलक ये तो धनायन होगा, और जो बाद वाला समन्वय गोलक है वो ऋणायन होगा। जो बाद वाला समन्वय गोलक है वो ऋणायन है। अभी तक अपन पहले जितने भी यौगिक पढ़ के आए उसमें या तो धनायन समन्वय गोलक में था या ऋणायन समन्वय गोलक में था। जैसे मेरे पास है K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड स्टूडेंट्स किस प्रकार आयनित होगा? या आयनित होगा तो 4 तो पोटेशियम आयन देगा। अब ये 4 पोटेशियम आयन तो एक्वस मीडियम में चले जाएंगे, जलीय माध्यम में, और प्लस अपने पास फेरोसाइनाइड आयन FeCN6 4 नेगेटिव, ये अपने पास समन्वय गोलक में उपस्थित होगा। तो यहां पर धनायन पानी में जाकर आयनित हो गया, तो इसमें केवल ऋणायन वाला भाग ये समन्वय गोलक में, जो ऋणायन वाला भाग है वो केवल समन्वय गोलक में,
धनायन वाला पार्ट पानी में जाकर आयोनाइज हो गया, आयनित हो गया, तो इसमें केवल ऋणायन वाला भाग समन्वय गोलक में उपस्थित है, धनायन आयनित हो गया। या हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमारे पास है CO NH36 Cl3, ये एक यौगिक है हमारे पास। तो ये किस प्रकार आयोनाइज होगा? ये आयोनाइज होगा तो हमारे पास कोबाल्ट 6 अमोनिया, समन्वय गोलक पर चार्ज +3 और +3 क्लोराइड आयन। तो इसमें ऋणायन वाला जो भाग है ये पानी में जाकर आयनित हो गया, केवल धनायन वाला भाग जो है वो समन्वय गोलक के रूप में उपस्थित है। तो अभी तक अपन ने जितने भी पहले यौगिक पढ़े उसमें या तो धनायन समन्वय गोलक में था या ऋणायन समन्वय गोलक में था, लेकिन उपसर्ग संयोजक समव्यवस्था में क्या होता है, धनायन और ऋणायन दोनों ही समन्वय गोलक स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। अब अगर अपन देखें तो आप कहोगे सर कौन सा स्क्वायर ब्रैकेट धनायन है और कौन सा स्क्वायर ब्रैकेट ऋणायन है? मैं आपसे ही सिंपल बात कहूंगा, पहले किसको लिखते हैं? पहले हमेशा धनायन को लिखते हैं। तो पहला वाला समन्वय गोलक सदैव धनायन होगा और बाद वाला समन्वय गोलक हमेशा ऋणायन होगा। अब इसमें क्या होगा, लिगेंडों का आदान प्रदान होगा। मैंने क्या किया, मैंने कोबाल्ट ले लिया, मैंने क्रोमियम ले लिया, मैंने अमोनिया ले लिया और साइनाइड ले लिया और इनको आपस में मिला दिया। तो हो सकता है 6 अमोनिया कोबाल्ट से जाके जुड़े, क्योंकि कोबाल्ट की अगर समन्वय संख्या 6 है तो मान के चलो कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या +3 होगी, क्योंकि कोबाल्ट +3 की समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो हो सकता है जब मैं कोबाल्ट एक्वस मीडियम ले लूं और उस एक्वस मीडियम में कोबाल्ट डाल दिया, क्रोमियम डाल दिया, अमोनिया डाल दिया और साइनाइड डाल दिया, तो हो सकता है एक बार कोबाल्ट से 6 अमोनिया जुड़े, हो सकता है 6 साइनाइड क्रोमियम से जुड़े, क्योंकि क्रोमियम भी अगर समन्वय संख्या क्रोमियम की 6 है तो क्रोमियम पर भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +3, क्योंकि क्रोमियम +3 की समन्वय संख्या 6 होती है और कोबाल्ट +3 की भी समन्वय संख्या 6 होती है। अब अगर अपन देखें तो हमारे पास पहला वाला जो समन्वय गोलक है इस पर चार्ज +3 मैंने माना, क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पे +3 मानूंगा तो कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण अवस्था X मानूं तो X + 6 × 0 = +3, तो कोबाल्ट ऑटोमेटिकली +3 में आ जाएगा। और जितना धनायन पर चार्ज उतना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऋणायन पर। तो अगर इस पर चार्ज +3 है तो इस पर चार्ज कितना हो गया? -3 हो गया। अगर इस पर +2 चार्ज होता तो इस पर -2, अगर इस पर +1 होता तो इस पर -1, क्योंकि जितना चार्ज धनायन पर, जितना चार्ज इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर, उतना ही अपोजिट चार्ज ऋणायन पर। तभी ऑन दी होल पूरा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या उदासीन होगा। तो मैंने कोबाल्ट ले लिया, मैंने क्रोमियम ले लिया, मैंने साइनाइड ले लिया, मैंने अमोनिया डाल दिया। हो सकता है 6 अमोनिया कोबाल्ट से जुड़े, हो सकता है 6 साइनाइड क्रोमियम से जुड़े। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। एक पॉसिबिलिटी में क्या हुआ, तो एक स्ट्रक्चर तो ये बना हमारे पास, एक पॉसिबिलिटी तो ये हुई कि 6 अमोनिया हमारे पास, ये पहला स्ट्रक्चर तो ये बना जिसमें 6 अमोनिया कोबाल्ट से और 6 साइनाइड क्रोमियम से जुड़े। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, हो सकता है कोबाल्ट से 5 अमोनिया, हो सकता है कोबाल्ट से 5 अमोनिया और 1 साइनाइड जुड़े, क्योंकि समन्वय संख्या अपने को हमेशा 6 रखनी है। तो 5 साइनाइड एक दंतुक लिगेंड है, तो 5 और 1 6, तो समन्वय संख्या 6। इस पर अब चार्ज हो गया +2, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या अपने को +3 रखनी है। साइनाइड पे चार्ज -1 है, तो X + अमोनिया से कोई मतलब नहीं है, अमोनिया उदासीन। तो कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या X, तो X + 5 × 0, अमोनिया से कोई मतलब नहीं है। साइनाइड पे चार्ज -1 = इस समन्वय गोलक पे चार्ज माना अपन ने +2 मानेंगे तो वापस से अपने को कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी? +3। मेटल पे ऑक्सीकरण संख्या सेम होनी चाहिए। मेटल पे ऑक्सीकरण संख्या
अगर +3 है तो सभी में +3 रहनी चाहिए। तो यहां पर अपन ने अब चार्ज को क्या किया, चार्ज को अपन ने +2 कर दिया, तो साइनाइड पर चार्ज -1, तो x -1 इजिकल टू +2, तो x इजिकल टू +3। तो कोबाल्ट से 5 अमोनिया और 1 साइनाइड, इसमें क्रोमियम से 5 साइनाइड और 1 अमोनिया आके जुड़ गई। इस पर चार्ज -2, क्यों? क्योंकि जितना धनायन पर चार्ज उतना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऋणायन पर। अब अगर अपन देखें तो यहां पर क्रोमियम पे ऑक्सीकरण संख्या x मानू तो x प्लस साइनाइड पे चार्ज -1, तो x 5 इंटू -1, तो x -5। अमोनिया से कोई मतलब नहीं है, उस पर चार्ज 0 है, इजिकल टू -2, तो x इजिकल टू कितना हो गया, -2 और +5, तो x इजिकल टू +3। मतलब इसमें क्रोमियम पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +3। तो एक स्ट्रक्चर ये बन गया। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में अगर अपन देखें, तो अगर अपन पहले वाले स्ट्रक्चर में देखें तो पहले वाले स्ट्रक्चर में कोबाल्ट से 6 अमोनिया, क्रोमियम से 6 साइनाइड, 6। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में कोबाल्ट से 5 अमोनिया और 1 साइनाइड, और इसमें क्रोमियम से 5 साइनाइड और 1 अमोनिया। अपन ने इंटरचेंज कर दिया, लिगेंडो का आदान प्रदान कर दिया, तो एक स्ट्रक्चर ये आ गया, एक स्ट्रक्चर मेरे पास ये आ गया। इसमें से अमोनिया कम कर रहा हूं, 6 अमोनिया 5 अमोनिया, अब यहां पर 4 अमोनिया, तो यहां पर 4 अमोनिया और साइनाइड की मैंने संख्या कितनी कर दी, 2, तो 4 अमोनिया और 2 साइनाइड। अब इस पर चार्ज कितना हो गया, +1। क्यों? क्योंकि वापस से साइनाइड पे चार्ज -1 है, तो x -2 इजिकल टू +1, तो x इजिकल टू +3। तो कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या वापस से +3 आएगी। तो मैं धीरे धीरे अमोनिया कम कर रहा हूं, 6 अमोनिया 5 अमोनिया 4 अमोनिया, और साइनाइड बढ़ा रहा हूं, 1 साइनाइड 2 साइनाइड। ऐसे ही अब इसमें मैं जो दूसरा वाला है ना, इसमें मैं साइनाइड को कम कर रहा हूं, तो इसमें 4 साइनाइड और 2 अमोनिया, यहां पर 6 साइनाइड 1 कम कर दिया, 5 साइनाइड 4 साइनाइड 2 अमोनिया। और अगर इस पर चार्ज +1 है तो इस पर चार्ज आ गया -1। क्यों? क्योंकि जितना चार्ज इस समन्वय गोलक पर या इस धनायन पर उतना अपोजिट चार्ज ऋणायन पर। तो यहां पर x -4, क्योंकि 4 इंटू -1, साइनाइड पे चार्ज -1, तो x -4 इजिकल टू -1। तो वापस से क्रोमियम पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +3। एक स्ट्रक्चर मेरे पास ये बढ़ गया, एक स्ट्रक्चर ये बन गया, एक स्ट्रक्चर क्या बना, कोबाल्ट, कोबाल्ट से 3 अमोनिया और 3 साइनाइड, कोबाल्ट से 3 अमोनिया जुड़ी हुई है और 3 साइनाइड। इस पर समन्वय गोलक पर आवेश अब 0, यहां पर +1 था, अब अपने पास आवेश कितना आ गया, 0। 3 4 अमोनिया, एक एक अमोनिया कम कर रहे हैं, 6 5 4 3, 3 अमोनिया 3 साइनाइड, और यहां पर क्रोमियम से 3 तो साइनाइड और 3 अमोनिया। इस पर भी चार्ज कितना हो गया, 0। अब इसको अपन उपसंयोजी समावयी नहीं मानेंगे। क्यों? बेटा ये तो अलग अलग यौगिक हो गए, ये यौगिक अलग हो गया क्योंकि इस पर आवेश 0, तो ये तो अपना एक अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया, और ये भी अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। क्यों? दोनों पर आवेश कितना आ गया, 0। तो कौन धनायन है कौन ऋणायन है मैं बता नहीं सकता। इसमें ये वाला पार्ट धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन, ये ऋणायन, इसमें ये धनायन, ये ऋणायन, तो ये पूरा एक यौगिक हो गया ना, ये धनायन और ये ऋणायन, तो ये पूरा एक यौगिक, ये पूरा एक यौगिक। ये पहला वाला पार्ट धनायन, ये वाला पार्ट ऋणायन, ये वाला पार्ट धनायन, तो ये वाला पार्ट ऋणायन। लेकिन यहां पर अगर आवेश 0 हो गया तो ये यौगिक अलग हो गया, ये यौगिक अलग हो गया। तो जिस पर अगर समन्वय गोलक पर आवेश 0 हो गया तो फिर मैं उसे उपसंयोजी समावयी नहीं मानूंगा। तो मेरे पास जो ये 4th स्ट्रक्चर बना, इस 4th स्ट्रक्चर में अगर अपन बात करें
तो अगर अपन इस फोर्थ स्ट्रक्चर के अंदर बात करते हैं तो इस पर आवेश 0 और इस पर भी आवेश 0। और अगर इन दोनों पर आवेश 0 तो फिर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जिस पर दोनों पर आवेश 0 आ गया, जिस पर दोनों पर आवेश 0 आ गया, मैं इसको उपसर संयोजी समावही नहीं मानूंगा, मैं इसको उपसर संयोजी समावही नहीं मानूंगा। अब वापस से स्ट्रक्चर नंबर 5, तो ये कैंसिल हो गया मेरा, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, इसको नहीं मानूंगा। अब कोबाल्ट, अमोनिया कम कर रहा हूं, 3 अमोनिया, 2 अमोनिया और 4 साइनाइड, साइनाइड बढ़ा रहा हूं। अब इस पर चार्ज -1, अब ये ऋणायन के रूप में हो गया। और यहां पर ये क्रोमियम, साइनाइड कम कर रहा हूं, 2 साइनाइड और 4 अमोनिया। अब ये वाला पार्ट धनायन के रूप में हो गया, ये वाला पार्ट धनायन के रूप में हो गया। वापस से x -4, इस पर ऑक्सीकरण संख्या निकालूंगा तो कोबाल्ट पर x प्लस साइनाइड पे -1, तो x -4 इजिकल टू -1, तो x इजिकल टू +3, तो इसमें कोबाल्ट +3 में। अब लेकिन ये वाला पार्ट किसके रूप में हो गया, ये वाला पार्ट ऋणायन के रूप में हो गया और ये वाला पार्ट धनायन के रूप में हो गया। तो बेसिकली लिखने का तरीका तो ये है, अब मैं धनायन को पहले लिखूंगा और ऋणायन को बाद में लिखूंगा। लेकिन वो तो क्योंकि अपन केवल स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, तो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसको अपन ने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। लेकिन वैसे क्या करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, धनायन को, इस वाले पार्ट को मैं लिखूंगा पहले और इस वाले पार्ट को मैं लिखूंगा बाद में। क्यों? क्योंकि अब ये वाला पार्ट ऋणायन हो गया और ये वाला पार्ट धनायन हो गया। अब वापस से ये स्ट्रक्चर के बाद 6th वाला स्ट्रक्चर, कोबाल्ट, कोबाल्ट से 1 अमोनिया और 5 साइनाइड और इस पर चार्ज हो गया -2, इस पर क्रोमियम, 1 साइनाइड और 5 अमोनिया, इस पर चार्ज हो गया +2, तो इस पर चार्ज हमारे पास -2, तो x -5 इजिकल टू -2, कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या x मानी, तो x प्लस -5, अमोनिया से कोई मतलब नहीं, उदासीन है, इजिकल टू -2, तो x इजिकल टू +3, तो कोबाल्ट पे वापस +3। यहां पर वापस से अगर अपन देखें तो हमारे पास है क्रोमियम, साइनाइड पे चार्ज -1, तो x -1 इजिकल टू +2, तो x -1 इजिकल टू +2, तो x इजिकल टू +3, तो क्रोमियम पे +3। एक स्ट्रक्चर ये आ गया। ऑक्सीकरण संख्या सब पे सेम रहेगी, कोबाल्ट पे भी +3 और क्रोमियम पे भी +3। जितने भी स्ट्रक्चर हैं उन सब में ऑक्सीकरण संख्या सेम रहेगी, कोबाल्ट पे भी +3 और क्रोमियम पे भी +3। एक स्ट्रक्चर ये आ गया। और फाइनली एक स्ट्रक्चर ये आ गया जिसमें कोबाल्ट से अब 6 साइनाइड अटैच हो गए और इस पर चार्ज -3 और क्रोमियम, इससे हमारे पास 6 अमोनिया जुड़ गई और इस पर चार्ज +3। तो हमारे पास टोटल स्ट्रक्चर कितने बने? 7। लेकिन 7 में से अपन 4th वाले को उपसर संयोजक समावही कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये जो यौगिक है इसके कितने उपसर संयोजी समावही बने? 6। एक पहला वाला स्ट्रक्चर, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं, 5वां, छठा और 7वां। मतलब 4th को कैंसिल कर दो तो टोटल 7 स्ट्रक्चर बने। लेकिन 7 में से जिसमें दोनों समन्वय गोलक पर आवेश 0 आ गया उसको मैं उपसर संयोजी समावही नहीं मानूंगा। तो 7 में से एक तो गया, तो बचे कितने? 6। तो ये पर्टिकुलर यौगिक जो है CONH3 3+ और CrCN6 3-, इस पर्टिकुलर यौगिक के हमारे पास कितने उपसर संयोजी समावही हो गए? 6। एक स्ट्रक्चर इसको तो इंक्लूड करूंगा ही सही, और 4th को हटा दिया तो बाकी हमारे पास 5 स्ट्रक्चर और आ गए। तो 1 2 3 5 6 7 ये 6 स्ट्रक्चर आ गए, 4th को हटा दिया।
तो ये टोटल कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स देगा या कितने उपसर्ग संयोजी समावयी देगा? 6। इसी प्रकार अगर मेरे पास स्टूडेंट्स मेरे पास अगर यौगिक है Cu NH3 4 PtCl4, ये मेरे पास एक यौगिक है। आप कहोगे सर कौन धनायन और कौन ऋणायन? मैं आपसे कहूंगा पहले किसको लिखते हैं, धनायन को, और बाद में किसको लिखते हैं, ऋणायन को। कॉपर की समन्वय संख्या अगर 4 है तो कॉपर पे ऑक्सीकरण संख्या सदैव +2 होगी। तो अगर मैं इस पूरे समन्वय गोलक पर आवेश +2 मानूं तो कॉपर +2 में आ जाएगा। x +4 × 0, अमोनिया पर आवेश 0 = +2, तो कॉपर पे कितना आ गया, +2। अब जितना धनायन पर चार्ज उतना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऋणायन पर। तो अगर इस पे +2 है तो इस पर -2। अब इसमें प्लेटिनम पे ऑक्सीकरण संख्या निकालूंगा तो प्लेटिनम पर x मान लूं तो x +4 × क्लोरिडो पे चार्ज -1, तो x -4 = -2, तो x = कितना हो गया, +2। इसका मतलब इसमें भी प्लेटिनम +2 में। अपन जानते हैं अगर प्लेटिनम की समन्वय संख्या 4 होगी तो प्लेटिनम पे ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। तो अगर प्लेटिनम हमारे पास +2 ऑक्सीकरण संख्या में है तो उसकी समन्वय संख्या 4, या उल्टा बोलूं अगर प्लेटिनम की समन्वय संख्या 4 है तो प्लेटिनम पे ऑक्सीकरण संख्या +2। तो यहां पर पहला स्ट्रक्चर तो मेरे पास ये हो गया, पहला स्ट्रक्चर ये हो गया। कौन धनायन कौन ऋणायन? जो पहला वाला समन्वय गोलक है वो तो धनायन, और बाद वाला क्या हो गया, ऋणायन। इसमें चारों अमोनिया कॉपर से और चारों क्लोरीन प्लेटिनम से। पहला स्ट्रक्चर ये हो गया। सेकंड स्ट्रक्चर में कॉपर से 3 तो अमोनिया और 1 क्लोरीन। अब इस पर चार्ज हमारे पास +1 हो गया, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या अपने को कॉपर पे +2 रखनी है। तो अपन ने अमोनिया को कम कर दिया, 3 अमोनिया और 1 क्लोरीन। अब x, कॉपर पे मैं ऑक्सीकरण संख्या x मानूं, अमोनिया से कोई मतलब नहीं है, क्लोरीन पर चार्ज -1, तो x -1 = +1, तो x = +2। इसका मतलब यहां पर कॉपर पे कितनी आ गई, +2। तो ये वाला पार्ट धनायन के रूप में। अब यहां पर ये वाला पार्ट अगर अपन देखें तो प्लेटिनम यहां पर 3 क्लोरीन और 1 अमोनिया, 1 अमोनिया इधर से इधर लिया है और 1 क्लोरीन इधर से इधर लिया है। तो प्लेटिनम Cl3 1 अमोनिया, इस पर चार्ज -1। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम पे वापस से ऑक्सीकरण संख्या कितनी रखनी है, +2। तो इसमें प्लेटिनम पर ऑक्सीकरण अवस्था x मानूं तो x + -3 = -1, तो x = कितना हो गया, +2 हो गया। तो एक स्ट्रक्चर ये आ गया मेरे पास, जिसमें ये वाला पार्ट धनायन, ये पार्ट ऋणायन, ये पार्ट धनायन, ये वाला पार्ट ऋणायन। थर्ड स्ट्रक्चर में क्या बनेगा, थर्ड स्ट्रक्चर में कॉपर, 2 तो अमोनिया और 2 क्लोरीन। अब इस पर चार्ज 0, क्योंकि इस पर चार्ज 0 रखूंगा तो x -2 = 0, तो x = +2, तो कॉपर +2 में आ जाएगा। लेकिन इस पर चार्ज 0 आ गया। इसी प्रकार प्लेटिनम, प्लेटिनम से 2 क्लोरीन और 2 अमोनिया, इस पर चार्ज 0। तो अब ये अलग हो गया, ये वाला उपसर्ग संयोजक यौगिक अलग हो गया, ये वाला उपसर्ग संयोजक यौगिक अलग हो गया। क्या मैं इसको अब उपसर्ग संयोजी समवायी मानूंगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली ये अलग उपसर्ग संयोजक यौगिक हो गया, ये वाला उपसर्ग संयोजक यौगिक अलग हो गया। कौन धनायन है कौन ऋणायन है अपन बता ही नहीं सकते, तो ये गया काम से। उसके बाद फोर्थ वाले स्ट्रक्चर में अपन देखें तो कॉपर अमोनिया कम करी, यहां पर 4 अमोनिया, 3 अमोनिया, 2 अमोनिया, 1 अमोनिया, यहां पर 3 क्लोरीन। तो अब इस पर चार्ज कितना हो गया, -1। इसका मतलब ये ऋणायन के रूप में हो गया।
x माइनस थ्री इज इक्वल टू -1, तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +2, मतलब कॉपर पे ऑक्सीकरण संख्या +2। और यहां पर अब प्लेटिनम वाला पार्ट, प्लेटिनम से 4 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, अमोनिया बढ़ा दी, अमोनिया अपन ने 3 कर दी। अब ये वाला पार्ट जो है प्लेटिनम वाला पार्ट, वो किसके रूप में आ गया? धनायन के रूप में। x माइनस वन इज इक्वल टू +1, तो x इज इक्वल टू +2, तो इसमें प्लेटिनम +2 में आ गया। एक स्ट्रक्चर ये हो गया। एक स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा हो गया? ये वाला, जिसमें हमारे पास देखो यहां पर अब 4 अमोनिया, 3 अमोनिया, 2 अमोनिया, 1 अमोनिया, और फाइनली कॉपर से अब चारों के चारों क्लोरीन, तो ये वाला पार्ट CuCl4, इस पर चार्ज -2, और प्लेटिनम इससे चारों अमोनिया, तो ये वाला पार्ट धनायन। इसमें कॉपर +2 में रहेगा, इसमें प्लेटिनम +2 में। इसका मतलब ये वाला पार्ट अब धनायन हो गया, ये वाला पार्ट ऋणायन हो गया। यहां पर ये वाला पार्ट धनायन हो गया, ये वाला पार्ट ऋणायन हो गया। अब जिसमें दोनों पर समन्वय गोलक पर आवेश शून्य है, उसको अपन उपसर्ग संयोजी समावयी नहीं मानेंगे। तो कितने हो गए इसके? 1, 2, 3 और 4। तो इसके हमारे पास कितने उपसर्ग संयोजी समावयी हो गए? इसके हमारे पास 4 उपसर्ग संयोजी समावयी हो गए। तो जिस पर समन्वय गोलक पर आवेश शून्य आ गया, उसको अपन उपसर्ग संयोजी समावयी नहीं मानेंगे। तो उपसर्ग संयोजी समावयता के बारे में बात करें तो अपन कहते हैं इस प्रकार की समावयता वे उपसर्ग संयोजक यौगिक दर्शाते हैं जिनमें धनायन तथा ऋणायन दोनों ही समन्वय गोलक के रूप में पाए जाते हो, तथा धनायन और ऋणायन के मध्य लिगेंडों का आदान प्रदान हो, जिसके कारण अणु सूत्र तो समान रहे परंतु संरचनात्मक सूत्र बदल जाए। इस प्रकार की समावयवता को अपन उपसर्ग संयोजी समावयवता कहते हैं। तो उपसर्ग संयोजी समावयवता को जब भी देखना हो तो जब भी 2 स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएं, तो इसका मतलब कौन सी समावयवता है? उपसर्ग संयोजी समावयवता। ये हमारे पास हो गई पॉइंट नंबर 4, उपसर्ग संयोजी समावयवता। सबसे पहले अपन ने डिस्कस करी आयनन समावयवता, फिर अपन ने डिस्कस करी बंधन समावयवता, थर्ड अपन ने हाइड्रेट समावयवता, फोर्थ अपन ने करी उपसर्ग संयोजक समावयवता। अब अपन 2 समावयवता ऐसी डिस्कस करेंगे जो अपने एनसीईआरटी में नहीं है। एक तो बहुलकीकरण समावयवता, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, और एक उपसर्ग संयोजक स्थिति समावयवता, दैट इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये दोनों समावयवता अपने एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जेई एडवांस के अंदर इंपॉर्टेंट है, तो जे एडवांस को प्रोस्पेक्टिव में रखते हुए अपन देख रहे हैं। वैसे एनसीईआरटी में तो अपने 4 ही दे रखी है, आयनन समावयवता, उपसर्ग संयोजक समावयवता, बंधन समावयवता और आयनन समावयवता, बंधन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता और उपसर्ग संयोजक समावयवता। अब अपन बात कर रहे हैं एक नई समावयवता की, जिसको अपन बोलेंगे उपसर्ग संयोजक स्थिति समावयवता। उसको अपन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब अपन बात करते हैं उपसर्ग संयोजी स्थिति समावयवता, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये अपने केवल एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। पॉइंट नंबर 5, उपसर्ग संयोजी स्थिति समावयवता। उपसर्ग संयोजी स्थिति समावयवता इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, हिंदी में उपसर्ग संयोजी स्थिति समावयवता। इसमें अपन देखें
ये हमारे पास उपसर संयोजी समावयवता, उपसर संयोजी स्थिति समावयवता है। इसमें अगर अपन देखें तो ये तो हमारे पास सेतु लिगेंड कहलाते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड्स। इनकी पोजीशन तो चेंज होती नहीं है, ये तो सेम रहते हैं। चेंज होती है टर्मिनल लिगेंड्स की पोजीशन। यहां पर 4 अमोनिया है, यहां पर 2 अमोनिया और 2 वाटर। तो यहां पर क्या हुआ, एक वाटर यहां से इधर आ गया और ये अमोनिया इधर से इधर चली गई। तो टर्मिनल लिगेंड्स की पोजीशन में चेंज हुआ। तो यहां पर अब 3 अमोनिया और 1 वाटर, यहां पर भी 3 अमोनिया 1 वाटर। तो टर्मिनल लिगेंड्स की पोजीशन चेंज होती है, इनको अपन टर्मिनल लिगेंड्स बोलते हैं। तो अणु सूत्र तो समान रहेगा लेकिन संरचनात्मक सूत्र क्या होगा, बदल जाएगा। इसको अपन बोलते हैं उपसंयोजी समावयवता, उपसंयोजी स्थिति समावयवता, कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म। तो इसमें जो सेतु लिगेंड्स हैं, ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं, वो तो सेम रहते हैं। यहां पर भी हाइड्रोक्सी हो, यहां पर भी हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सिड हो, यहां पर भी हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सिड हो। तो यहां पर ब्रिजिंग लिगेंड्स या सेतु लिगेंड तो समान रहते हैं लेकिन टर्मिनल लिगेंड्स की पोजीशन में चेंज हो जाता है। और चेंज हो गया तो अणु सूत्र समान रहेगा लेकिन संरचनात्मक सूत्र बदल जाएगा। इसको अपन उपसंयोजी स्थिति समावयवता या कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म कहते हैं। कि अपने एनसीईआरटी में गिवन नहीं है लेकिन जेईई एडवांस के लिए फिर भी अपने को इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और है, उसको अपन बोलते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म या बहुलकीकरण समावयवता। वो भी अपने एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। पॉइंट नंबर 6, बहुलकीकरण समावयवता, बहुलकीकरण समावयवता। बहुलकीकरण समावयवता या पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ये ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं है, ये सच्ची समावयवता नहीं है, ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं है। क्यों? इसमें अणु सूत्र ही डिफरेंट रहता है। इसमें केवल इंपिरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र समान रहता है। जैसे मेरे पास एक यौगिक है Pt NH3 Cl2, इसमें 1 प्लेटिनम, 2 अमोनिया और 2 क्लोरीन। तो रेशियो हो गया 1:2:2 का इंपिरिकल फॉर्मूला। 1 प्लेटिनम, 2 अमोनिया, 2 क्लोरीन। मेरे पास एक यौगिक है Pt NH3 और PtCl4, इसमें 2 प्लेटिनम, 4 अमोनिया, 4 क्लोरीन। तो रेशियो हो गया 2:4:4। इसका अणु सूत्र अलग है, इसका अणु सूत्र अलग है लेकिन इंपिरिकल फॉर्मूला सेम है, मूलानुपाती सूत्र समान है। मेरे पास एक और प्लेटिनम, 3 अमोनिया, 1 क्लोरीन, होल ट्वाइस PtCl4, रेशो 3:6:6। 3 तो प्लेटिनम, बाहर 2 है तो 2 प्लेटिनम ये, 1 प्लेटिनम ये, तो टोटल 3 अमोनिया। 3 2 6 तो 6 अमोनिया और प्लेटिनम जो क्लोरीन है वो 2 तो ये और 4 ये, तो 6। तो सिंपलेस्ट रेशो 1:2:2 का आ जाएगा। लेकिन इसका पहले वाले स्ट्रक्चर का, दूसरे वाले का और तीसरे का क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? नहीं। तो इसको अपन ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं कहते। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, इट इज नॉट ए ट्रू आइसोमेरिज्म, यह सच्ची समावयवता नहीं है। इट इज नॉट ट्रू आइसोमेरिज्म, यह सच्ची समावयवता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अणुसूत्री अलग अलग है। केवल क्या सेम है? इसमें इंपेरिकल फॉर्मूला या हमारे पास मूलानुपाती सूत्री केवल समान है। तो ये यौगिक हो गया, इस यौगिक का, सेकंड वाले का ये एक यौगिक है, थर्ड वाले का ये पूरा एक। क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया तो फिर इसको अपन
ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं कहेंगे, इसमें हमारे पास केवल मूलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होता है। ये अपन ने बात करी स्टूडेंट्स अब किसकी, संरचनात्मक समवायता की। अब अपन बात करेंगे त्रिविम समवायता की। त्रिविम समवायता में हमारे पास दो, एक तो ज्यामितीय समवायता जिसको अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, और एक हमारे पास प्रकाशिक समवायता जिसको अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं, ये तो अपन ने संरचनात्मक समवायता की बात करी, अब अपन बात करेंगे प्रकाशिक समवायता और ज्यामितीय समवायता की, मतलब त्रिविम समवायता। तो यहां से अब अपन कंटिन्यू करते हैं। अब अपन बात करते हैं त्रिविम समवायता की, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। त्रिविम समवायता को अपन दो में डिवाइड करते हैं, एक तो ज्यामितीय समवायता और एक प्रकाशिक समवायता। तो अपन बात करते हैं संरचनात्मक समवायता के बाद नंबर 2 त्रिविम समवायता। त्रिविम समवायता इंग्लिश में बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब अपन बात करते हैं त्रिविम समवायता स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, दो में डिवाइड करते हैं, एक तो ज्यामितीय समवायता और एक प्रकाशिक समवायता। ज्यामितीय समवायता, ज्यामितीय समवायता इंग्लिश में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और एक हमारे पास सेकंड प्रकाशिक समवायता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहला वाला अपन बात करते हैं ज्यामितीय समवायता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, उसके बाद फिर अपन बात करेंगे प्रकाशिक समवायता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो पहला वाला है हमारे पास त्रिविम समवायता में ज्यामितीय समवायता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्यामितीय समवायता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर अपन बात करें ज्यामितीय समवायता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो हमारे पास ज्यामितीय समवायता दर्शाने के लिए किसी भी यौगिक के अंदर एक तो मिनिमम सिस पोजीशन होनी चाहिए, एक तो कम से कम समपक्ष स्थिति होनी चाहिए, और एक मिनिमम हमारे पास विपक्ष स्थिति होनी चाहिए। जो पोजीशंस, जो स्थिति एक दूसरे के सापेक्ष में 90 डिग्री पर होती है वो तो समपक्ष है, और जो पोजीशंस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 डिग्रीज पर हैं वो विपक्ष हैं या ट्रांस हैं। जैसे मेरे पास प्लेटिनम का एक वर्ग समतली संकुल है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। इसमें मेरे पास प्लेटिनम से 2 अमोनिया और 2 क्लोरीन जुड़ी हुई हैं। इसको मैं कहूंगा सिस समपक्ष, क्योंकि दोनों अमोनिया एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 डिग्रीज पर है। तो दोनों अमोनिया एक दूसरे के रेस्पेक्ट में समपक्ष स्थिति में, दोनों क्लोरीन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 डिग्रीज पर, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों क्लोरीन सिस या समपक्ष स्थिति में। अब अगर मैं दोनों अमोनिया को 180 पर कर दूं, इस अमोनिया को और इस अमोनिया को,
दोनों अमोनिया को अगर मैं 180 पर कर दूं, दोनों क्लोरीन को अगर मैं 180 पर कर दूं, तो दोनों क्लोरीन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के सापेक्ष में ट्रांस, और दोनों अमोनिया एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 पर, तो दोनों अमोनिया एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्रांस। तो अगर अपन बात करें तो ज्यामितीय समवायता दर्शाने के लिए कम से कम मिनिमम न्यूनतम एक स्थिति समपक्ष होनी चाहिए और मिनिमम एक स्थिति विपक्ष होनी चाहिए। सामान्यतया जो स्थितियां एक दूसरे के सापेक्ष में 90 डिग्रीज पर होती हैं वे तो समपक्ष होती हैं, तथा जो स्थितियां एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 डिग्रीज पर होती हैं वे विपक्ष होती हैं। तो कोई भी यौगिक अगर ज्यामितीय समवायता दर्शाता है तो उसमें मिनिमम एक सिस पोजीशन होनी चाहिए और मिनिमम एक ट्रांस पोजीशन होनी चाहिए। जैसे यहां पर हमारे पास दोनों अमोनिया एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 पर, तो दोनों अमोनिया एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस, दोनों क्लोरीन एक दूसरे के सापेक्ष में 90 डिग्री पर, तो दोनों क्लोरीन एक दूसरे के सापेक्ष में समपक्ष या सिस। यहां पर दोनों अमोनिया एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 पर, तो दोनों अमोनिया एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्रांस, दोनों क्लोरीन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 पर, तो दोनों क्लोरीन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्रांस। तो यहां पर अपन देखें तो अपन बोलते हैं कि हमारे पास अगर कोई यौगिक ज्यामितीय समवायता शो करता है, कोई कंपाउंड अगर हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो उसमें हमारे पास न्यूनतम एक तो समपक्ष स्थिति होनी चाहिए, न्यूनतम एक तो समपक्ष स्थिति होनी चाहिए और एक विपक्ष स्थिति होनी चाहिए और एक विपक्ष स्थिति होनी चाहिए। मतलब न्यूनतम एक तो हमारे पास सिस पोजीशन हो, एक तो समपक्ष स्थिति हो और एक हमारे पास एटलीस्ट ट्रांस पोजीशन हो, एक विपक्ष स्थिति हो। जो हमारे पास स्थितियां एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पर हो, जो स्थितियां एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 डिग्रीज पर हो वो तो सिस पोजीशंस, और जो पोजीशंस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 पर वो हमारे पास ट्रांस पोजीशंस। तो जो स्थितियां एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 पर होंगी वो तो समपक्ष, और जो स्थितियां एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 पर वो हमारे पास क्या हो गई, विपक्ष या ट्रांस पोजीशंस। तो अपन देखें यहां पर तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, ये तो हुई ज्यामितीय समवायता की बात। अब सेकंड अपन बात करते हैं प्रकाशीय समवायता, उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है। प्रकाशिक समवायता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समवायता इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए वो अपन देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करते हैं। प्रकाशिक समवायता इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो प्रकाशिक समवायता के लिए क्या अनिवार्य शर्त है, हमारे पास यौगिक के अंदर सममिता का अक्ष प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो। तो अगर किसी यौगिक में प्लेन ऑफ सिमेट्री सममिता का अक्ष, जिसको अपन पीओएस बोलते हैं, ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं अपन, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी यौगिक में एब्सेंट होना चाहिए और हमारे पास उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री वो भी एब्सेंट हो। तो अगर पीओएस और सीओएस किसी यौगिक में एब्सेंट है तो फिर अपन कहते हैं वो प्रकाशीय सक्रिय है, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। और अगर किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो फिर वो प्रकाशिक समवायता को नहीं दर्शाएगा। तो प्रकाशिक समवायता को दर्शाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सममिता का अक्ष, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो,
तो वो यौगिक प्रकाशिक समवायता शो करेगा। अभी अपन एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करते हुए इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारे पास ज्यामिति और प्रकाशिक समवायता की कंडीशन हो गई। ज्यामिति समवायता की क्या कंडीशन हो गई कि हमारे पास एटलीस्ट एक पोजीशन सिस हो और एटलीस्ट एक पोजीशन ट्रांस हो। कौन सी पोजीशन सिस या समपक्ष? वे पोजीशन जो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 डिग्रीज पर हो वे तो समपक्ष, और जो पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 पर हो वो विपक्ष। और प्रकाशिक समवायता के लिए क्या चाहिए? यौगिक के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए। तो वे यौगिक प्रकाशीय सक्रिय होते हैं और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशीय समवायता को शो करते हैं। इन सभी को अपन एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करेंगे। तो अपन सबसे पहले अब बात करेंगे ज्यामिति तथा प्रकाशिक समवायता की उन उपसह संयोजक यौगिकों में जिनमें समन्वय संख्या 4 है। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म GI&OI इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर = 4। ज्यामिति तथा प्रकाशिक समवायता उन उपसह संयोजक यौगिकों में जिनमें समन्वय संख्या 4 है। स्टूडेंट्स, यहां से अपन अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे और अपना अगला जो टॉपिक होगा वो होगा GI&OI इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर = 4। आज अपन ने यहीं तक ही कंटिन्यू किया। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।